सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द सोशल साइंस 2.0। मेरा नाम है शिवम दुबे और आज हम लोग पढ़ने वाले स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन की यूनिफिकेशन। यानी कि इसके पहले हमने पढ़ा था जर्मनी का यूनिफिकेशन, इसके बाद हमने पढ़ा इटली का यूनिफिकेशन, अब हम पढ़ने वाले हैं ब्रिटेन का यूनिफिकेशन। और इस यूनिफिकेशन को स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन कहा जा रहा है क्योंकि ये बड़ा ही स्ट्रेंज तरीके से यूनिफाई हुआ ब्रिटेन। क्योंकि हम जानते हैं स्ट्रेंज इसे इसलिए कहा जाता है कि चाहे जर्मनी हो, चाहे इटली हो, चाहे अदर जो भी हमने नेशन स्टेट बनते हुए देखा, उन सभी स्टेट्स को बनने में 5 साल, 10 साल, 15 साल का एक प्रोसेस लगा हुआ है। लेकिन जो ब्रिटेन का यूनिफिकेशन है वो अपने आप में लॉन्ग ड्रिवन प्रोसेस हुआ, क्योंकि इसके जो यूनिफिकेशन के पीछे जो टाइमलाइन है कई सेंचुरी तक लगा, यानी कई शताब्दियों के बाद चलते चलते प्रोसेस के माध्यम से आपका वर्तमान समय में ब्रिटेन देखने को मिल जाता है। यानी ब्रिटेन वो एक यूनिफाइड कंट्रीज है जो एक लंबे प्रोसेस से गुजरा है, जिसमें कई 100 साल तक का समय लगा है, और उसके फलस्वरूप आज आपको यूनिफाइड ब्रिटेन देखने को मिल जाता है। तो क्या कहानी है, क्या घटना है, क्या इंसिडेंट है, उसको हम लोग आगे सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं। बात करेंगे इस ब्रिटिश आइल्स की। यानी कि जो ब्रिटेन आप देखते हैं आज, ये पहले ऐसे था, अलग अलग एथनिक कंपोजिशंस में डिवाइडेड था, वो भी इंग्लिश एथनिक कंपोजिशन में, स्कॉटलैंड वाले यानी स्कॉटिश एथनिक कंपोजिशन में, वेल्स एथनिक कंपोजिशंस में, वहीं पर आयरलैंड यानी आयरिश एथनिक कंपोजिशंस में डिवाइडेड था। अब लेकिन वर्तमान में जो आप ब्रिटेन देखते हैं एक यूनिफाइड ब्रिटेन देखते हैं। तो यानी यहां से लेके यहां तक का जो प्रोसेस था वो किन मतलब इससे ऐसे ब्रिटेन से ऐसा ब्रिटेन में कन्वर्जन का जो प्रोसेस था वही हमको पढ़ना है, और उसी हेडिंग का नाम है स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। यानी टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है इसी डिस्कशन के साथ। लिखा है एनसीईआरटी में यहां से लेकर यहां तक, और इसी की पूरी केस स्टडी आपको कंप्लीट पढ़नी है। बात करें अगर इसकी पहले एस्पेक्ट की, तो पहले एस्पेक्ट में लिखा है कि इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट वॉज नॉट द रिजल्ट ऑफ अ सडन अपहीवल और रेवोल्यूशन। यानी जो प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन, यानी जो नेशन स्टेट बना, जो नेशन स्टेट बने कौन सा ब्रिटेन वाला, वो नेशन स्टेट बनने का जो प्रोसेस था इज नॉट द रिजल्ट ऑफ सडन अपहेवल और रिवोल्यूशन। ये कोई क्रांति का परिणाम नहीं था, कोई सडन चेंज की वजह से ब्रिटेन नहीं बन गया। मतलब जो ब्रिटेन एक नेशन स्टेट बना, जो फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट जिस ब्रिटेन का नाम हम लोग ले रहे हैं, ये कोई सडन अपहेवल या फिर रेवोल्यूशन या फिर कोई ऐसी एकाएक घटने वाली घटना की वजह से ब्रिटेन नहीं बन गया। इट वॉज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। ये क्या था? लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया का एक रिजल्ट है। क्या? लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया के फलस्वरूप हमें ब्रिटेन बनता है। यानी ब्रिटेन कोई क्रांति के फलस्वरूप बन के तैयार नहीं होता है। ब्रिटेन कोई सडन अपहेवल, सडन चेंज की वजह से तत्काल बनने वाला देश नहीं था, बल्कि एक लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रियाओं का परिणाम था। अब वो प्रक्रियाएं क्या है, थोड़ा सा उस पर हम नजर डालते हैं। ये आपका मैप है ब्रिटिश आइल्स का, जो अलग अलग एथनिसिटी में डिवाइडेड था। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, नदर आयरलैंड, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, इन तमाम जो है एथनिसिटी में डिवाइडेड था। और वहीं पर इन सभी एथनिसिटी की बात करें तो उसको हम लोग जो वर्तमान में बोलते हैं, चाहे इंग्लैंड बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं, आयरलैंड बोलते हैं, इन सभी चीजों को इस मैप के थ्रू हम लोग समझ लेंगे। जैसे अगर हम इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स को और नदर आयरलैंड के पार्ट्स को मिला दें तो बनता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। क्या बनता है? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। वहीं पे सिर्फ इंग्लैंड आपका ये पार्ट है, ये क्या है? इंग्लैंड का पार्ट है। वहीं पे इंग्लैंड में स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड को जोड़ देते हैं तो बनता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। और जब आप कंप्लीट आयरलैंड को इसके साथ जोड़ देते हैं, यानी इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, आयरलैंड सबको जोड़ देते हैं, नॉर्दर्न और सदर्न सबको, तो बनता है ब्रिटिश आइल्स। क्या बनता है? ब्रिटिश आइल्स। यानी जो ब्रिटेन है एक प्रकार का आइलैंड ही है। ये अलग अलग छोटे छोटे द्वीप से बना हुआ एक देश है, अलग अलग द्वीप। वो सभी द्वीप में अलग अलग प्रकार के एथनिक कंपोजिशन एग्जिस्ट किया करते थे, एथनिसिटी वाले लोग एग्जिस्ट किया करते थे। वो कौन थे हमने जान लिया। लिखा है देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू द 18th सेंचुरी। यानी 18th सेंचुरी के पहले कोई भी ब्रिटिश नेशन एग्जिस्ट नहीं किया करता था। द प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ द पीपल्स हु इनहेबिटेड द ब्रिटिश आइल्स वर एथनिक वन सच एज इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और आयरिश। यानी जो आज वर्तमान में आप ब्रिटेन देखते हैं वो पहले अलग अलग एथनिक ग्रुप्स में डिवाइडेड था। जैसे इंग्लिश एथनिक ग्रुप, वेल्स एथनिक ग्रुप्स, स्कॉटिश हम बोलते हैं, स्कॉट बोलते हैं, आयरिश बोलते हैं। यानी इंग्लैंड के जो लोग हैं उनको इंग्लिश बोलते हैं,
जो वेल्स के लोग हैं वेल्स बोलते हैं, स्कॉटलैंड के जो लोग हैं उसको स्कॉटिश बोलते हैं या स्कॉट बोलते हैं, और आयरलैंड के वहीं पे जो एथनिक ग्रुप है उनको हम लोग आयरिश बोलते हैं। तो इस प्रकार के एथनिक कंपोजिशन में क्या था, डिवाइडेड था। पहले एक ब्रिटेन जो वर्तमान में आप देखते हैं वो ऐसा नहीं था, वो अलग अलग एथनिक ग्रुप्स में क्या था, डिवाइडेड था। ऑल दीज एथनिक ग्रुप्स हैड देयर ऑन कल्चर्स एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशन। सभी जो एथनिक ग्रुप थे सबके अपने अपने कल्चर थे, सबके अपने अपने अलग पॉलिटिकल ट्रेडिशन थे। बट द English nation steadily grew in wealth, importance and power. It was able to extend its influence over the other nation of the island. लेकिन इन आइलैंड की, जिन आइलैंड का नाम आप अभी जस्ट देखे हैं, इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और आयरिश, इन सभी आइलैंड में जो इंग्लैंड था वो स्टेडली ग्रो करता है, बहुत तेजी से विकास करता है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन इस देश में सबसे पहले होता है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन की होने की वजह से ये जो यानी इंग्लैंड के जो लोग थे काफ़ी तेजी से ग्रो करते हैं इकोनॉमिकली, और इसकी वजह से नेशन जो स्टेडली ग्रो करता है वेल्थ में, ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस एंड पावर, इट वाज एबल टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस ओवर द अदर नेशन ऑफ द आइसलैंड। यानी इसकी वजह से जब ये इंग्लैंड बहुत तेजी से ग्रो करता है तो एज अ रिजल्ट हमें देखने को मिल जाता है कि इंग्लैंड का जो इन्फ्लुएंस है वो ऑल ओवर द नेशंस ऑफ द आइलैंड, यानी इन सभी आइलैंड के सभी देशों पे इसका इन्फ्लुएंस पड़ना शुरू हो जाता है। यानी कि आप इन आइलैंड का नाम देख लिए, इन सभी आइलैंड में जो इंग्लैंड था वो तेजी से ग्रोथ करता है, चाहे वो पावर का मामला हो, वेल्थ का मामला हो, हर चीज का मामला हो। तो अपने इस प्रकार की ग्रोथ की वजह से वो अपना डोमिनेशन, अपना इन्फ्लुएंस ऑल ओवर द जो आइलैंड जो कंट्री, चाहे स्कॉटलैंड हो, आयरलैंड हो, वेल्स हो, उसमें अपना डोमिनेंस क्रिएट करने का प्रयास करना शुरू कर देता है। अब वो कैसे करता है और क्या घटना घटती है उसको हम लोग देखते हैं। लिखा है द इंग्लिश Parliament, which had been seized power from the monarchies in 1688, at the end of protracted conflict, was the instrument through which a nation state with England and center come to be forced. हम जानते हैं कि वेल्स की अगर बात करें, मैप को जब आप देखते हैं तो वेल्स की बात करें तो वेल्स 15वीं शताब्दी में ही इंग्लैंड का हिस्सा बन चुका था। वेल्स जो था 15वीं शताब्दी में ही इंग्लैंड का हिस्सा बन चुका था। वहीं पर अगर बात करें इंग्लिश पार्लियामेंट की, यानी इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, वहाँ पे मोनार्कियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट किया करता था, लेकिन वक्त बदलता है और उस मोनार्कियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के रूप में हम लोग कन्वर्जन होते हुए देखने को मिल जाता है। क्योंकि जो इंग्लिश पार्लियामेंट थी वो सीज कर देती है पावर किसको, फ्रॉम द मोनार्की इन 1688, यानी 1688 में जो इंग्लिश पार्लियामेंट थी वो राजा की पावर को क्या कर देती है, सीज कर देती है। क्या कर देती है, सीज कर देती है, जिसकी फलस्वरूप हम जानते हैं कि वॉज द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच अ नेशन स्टेट विच इंग्लैंड एज इट्स एंटर कम टू बी फोर्स्ड। तो जिसकी वजह से आपको इंग्लैंड आपको देखने को मिल जाता है कंप्लीटली कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की फॉर्मेशन में काम करते हुए हमें देखने को मिल जाता है, क्योंकि 1688 में जो इंग्लिश पार्लियामेंट थी वो राजा की पावर को क्या कर देती है, सीज कर देती है। क्या कर देती है, सीज कर देती है, और फाइनली खुद को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी राजा रहेगा कि लेकिन जो किंग है अंडर द कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट के थ्रू वो चलेगा। अब इसके बाद 1707 में द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 को साइन किया जाता है बिटवीन द इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, दैट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, मीन इट इफेक्ट दैट इंग्लैंड वॉज एबल टू इम्पोज इट्स इंफ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड। अब इसके बाद पहली बात 1688 में राजा की पावर को क्या कर देता है, सीज कर देता है इंग्लैंड, पार्लियामेंट के हिसाब से चलना शुरू हो जाता है। अब इसके बाद 1707 में 1707 की अगर बात करें तो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एक एक्ट पास किया जाता है, और इस एक्ट के थ्रू हम जानते हैं कि इंग्लैंड जो कि ग्रोथ ज़्यादा करता है, जिसकी वजह से अपना इन्फ्लुएंस अदर जो आइलैंड है उन पे बनाना क्या कर देता है, वो शुरू कर देता है। जिसमें सबसे पहला जो उसका कदम होता है कि 1707 में वो इंग्लैंड जो है स्कॉटलैंड के साथ एक जो एक्ट साइन करता है, एक्ट ऑफ यूनियन 1707। इसके फलस्वरूप क्या, स्कॉटलैंड अब जो है इंग्लैंड में मिल जाता है, और फॉर्मेशन होता है किसका, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। किसका फॉर्मेशन होता है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का फॉर्मेशन हमें देखने को मिल जाता है, और साथ ही साथ इंपोज इट्स इंफ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड। और इस तरीके से जो इंग्लिश जो एथनिक कंपोजिशन है, जो इंग्लैंड है, अपने इन्फ्लुएंस को वो स्कॉटलैंड के ऊपर इंपोज करने में सफल हो जाती है। यानी 1707 जो एक्ट ऑफ यूनियन था, इसके थ्रू स्कॉटलैंड इंग्लैंड में क्या होता है, फाइनली मर्ज हो जाता है।
The British Parliament was henceforth dominated by its English member. The growth of British identity meant that Scotland's distinctive cultures and political institutions were systematically suppressed. तो भाई जब मिल गया उसको, जो स्कॉटलैंड को इंग्लैंड में मिला दिया गया, तो जो स्कॉटलैंड के जो कल्चर थे, डिस्टिंक्टिव कल्चर थे, जो उनके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थे, उन सभी को सिस्टमेटिकली सप्रेस कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? सप्रेस कर दिया जाता है। किसको? स्कॉटलैंड के एथनिक जो भी उनके कल्चर रहे होंगे, जो भी उनके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थे, सभी व्यवस्थाओं को पूरी तरीके से इंग्लैंड के द्वारा सप्रेस कर दिया जाता है। एंड द कैथोलिक्स claims that inhabitants the Scottish Highlands suffered terrible repression whenever they attempted to assert their independence। और जब भी स्कॉटलैंड के लोग इंडिपेंडेंस के लिए कोई भी मूवमेंट करने का प्रयास करते थे, तो उनको जो पूरी तरीके से टेरिबल रिप्रेशन होते हुए बाय इंग्लैंड हमें देखने को मिल जाता है। यानी कि पूरी तरीके से एक्ट ऑफ यूनियन के अंतर्गत स्कॉटलैंड को इंग्लैंड में क्या कर देता है? मिला दिया जाता है। इसके बाद स्कॉटिश हाईलैंड वर फॉरबिडन टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज। और यहां तक कि स्कॉटलैंड के लोग जो गैलिक लैंग्वेज बोलते थे, कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? गैलिक लैंग्वेज। इस गैलिक लैंग्वेज को बोलने के लिए भी क्या कर दिया गया? फॉरबिडन कर दिया गया। किसके द्वारा? इंग्लैंड के द्वारा। और वियर देयर नेशनल ड्रेस। और यहां तक कि स्कॉटलैंड के लोग अपना जो है नेशनल ड्रेस भी नहीं पहनेंगे। लार्ज नंबर वर फोर्सिबली ड्रिवन आउट देयर होमलैंड। और अधिक से अधिक मतलब ये सारी एक्टिविटीज हमें देखने को मिल जाती है इंग्लैंड के द्वारा, कि उनको अपने देश का जो राष्ट्रीय ड्रेस नहीं पहनने दिया जाता है, साथ ही साथ उनको अपने घर से जो है फोर्सिबली क्या ड्रिवन आउट कर दिया जाता है, साथ ही साथ उनको गैलिक लैंग्वेज बोलने से भी फॉरबिडन कर दिया जाता है। ये सभी एक्टिविटीज हमें देखने को मिल जाती है स्कॉटलैंड के साथ। यानी 1707 का जो एक्ट है उसको साइन करने के बाद ये सभी एक्टिविटीज हमें घटते हुए देखने को मिल जाती है। और यही घटना जो है आयरलैंड में भी होती है। यानी कि हम समझ चुके हैं कि आपका 1707 का जो एक्ट है उसके अंतर्गत अब इंग्लैंड में वेल्स ऑलरेडी पहले से ही था, 15वीं शताब्दी से था। अब उसमें 1707 में स्कॉटलैंड भी मिल जाता है और स्कॉटलैंड अपनी आइडेंटिटी को क्या कर देता है? खो देता है और उस पर इंग्लिश कल्चर क्या होता है? हावी हो जाता है। अब बात रह गई आयरलैंड की। तो जब आयरलैंड की अब बात करते हैं, तो आयरलैंड दो टाइप्स में डिवाइडेड था। वहां के जो लोग थे, क्योंकि वो सभी ईसाई थे, क्रिश्चियन थे, और क्रिश्चियन में दो हम बोल सकते हैं, जो दो टर्म्स हैं, एक कैथोलिक्स हैं, एक प्रोटेस्टेंट। तो वहां पे कैथोलिक्स मेजोरिटी में थे आयरलैंड में, और प्रोटेस्टेंट क्या थे? कम थे। वहीं इंग्लैंड में हम जानते हैं कि प्रोटेस्टेंट का ही पूरी व्यवस्था थी। तो जो इंग्लैंड के जो प्रोटेस्टेंट थे वो उस आयरलैंड के जो प्रोटेस्टेंट माइनॉरिटी में थे उनको वो सपोर्ट करते थे, और सपोर्ट करके कहे कि आप हमसे मिल लीजिए, हम आपका सपोर्ट कर देंगे। तो वो उनका सपोर्ट लिए, फाइनली जो उनकी सपोर्ट से कंप्लीट आयरलैंड को अपने में कन्क्वायर कर लेते हैं। तो ये घटना घटती है आयरलैंड के साथ। सिमिलर फेट की बात करें आयरलैंड की, तो इट वाज अ कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन द कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट। यानी कि आयरलैंड किसमें डिवाइडेड था? कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट में। द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट ऑफ आयरलैंड टू एस्टेब्लिश देयर डोमिनेशन ओवर अ लार्जली कैथोलिक कंट्री एंड कैथोलिक रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश डोमिनेंस ओवर द सप्रेस। तो जब भाई उनका मतलब कि जो प्रोटेस्टेंट का जो डोमिनेशन है वो स्टेब्लिश कराने के ऊपर, कैथोलिक कंट्री के ऊपर डोमिनेशन कराने के लिए जो इंग्लैंड के लोग हैं वो सहयोग करना शुरू करते हैं प्रोटेस्टेंट का। और फाइनली जब ऐसा होता है तो कैथोलिक भी क्या करते हैं? रिवोल्ट करते हैं अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस ओवर सप्रेस। तो जब विरोध करते हैं तो उसमें एक नाम भी आता है वोल्फ टोन का। किसका आता है? वोल्फ टोन। ये पिक्चर आप देख सकते हैं, इन वोल्फ टोन का नाम आता है। और वोल्फ टोन इसमें जो कैथोलिक की तरफ से थे काफ़ी ज़बरदस्त रिवोल्ट करते हैं, लेकिन इनके रिवोल्ट को भी इंग्लिश डोमिनेशन के खिलाफ जो इन्होंने रिवोल्ट करने का प्रयास किया, रिवोल्ट किया, उसको भी रिप्रेस कर दिया जाता है, सप्रेस कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है, और फाइनली आयरलैंड को भी इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है। यानी कि द स्कॉटिश हाईलैंडर्स वर यहाँ पे नहीं, इसके बाद वाले टॉपिक की बात करें, ये आपका है वोल्फ टोन। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आफ्टर फेल्ड रिवोल्ट लेड बाई वोल्फ टोन एंड हिज United Irishmen 1798, Ireland was forcibly incorporated into the United Kingdom in 1804। तो जो वोल्फ देखिए होता क्या है, आयरलैंड में दो कम्युनिटीज थी, कैथोलिक्स थे, प्रोटेस्टेंट थे। प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट मिला किसका? इंग्लिश डोमिनेशन का। अब जब
ये जो इंग्लिश डोमिनेशन था जब आयरलैंड पे किया जाने लगा तो कैथोलिक लोग जो आयरलैंड के थे वो विरोध करना शुरू करते हैं और रिवोल्ट करना शुरू करते हैं। उसी में एक रिवोल्ट जो थे आपके वुल्फ टोन के द्वारा किया जाता है और इस रेवोल्यूशन को फाइनली क्या कर देता है और उनके द्वारा, और जो यूनाइटेड आयरिशमैन के द्वारा 1798 में जो रिवोल्यूशन होता है वो फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड कर देता है और फाइनली उस चीज को 1801 में यूनाइटेड किंगडम के साथ आयरलैंड को भी मिला दिया जाता है और अ न्यू ब्रिटिश नेशन वाज फोर्स्ड थ्रू द प्रोपगेशन ऑफ डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर। और इंग्लिश कल्चर को डोमिनेट करते हुए एक नया ब्रिटिश आइल्स यानी एक ब्रिटिश नेशन बन के तैयार हो जाता है, जिसको आप लोग देखते हैं ब्रिटिश आइल्स के रूप में, जिसमें स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड और साथ ही साथ आयरलैंड में भी नदर्न आयरलैंड, सदर्न आयरलैंड, सभी आयरलैंड एक साथ इनकॉर्पोरेटेड रहते हैं और एक बड़ा ब्रिटिश साम्राज्य में देखने को मिल जाता है। और ये ब्रिटिश भारत को भी बाद में गुलाम बनाते हैं। बाद में क्या हमको जानते हैं 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी से ही वो भारत में आना क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। तो उस वक्त की ये घटना है जिसकी वजह से आज भारत क्या 300 साल तक गुलाम रहा। लेकिन उसके अंदर भी क्या क्या घटनाएं घटी वो हमने आज इस हेडिंग के माध्यम से जाना और इसमें हमने देखा कि किस प्रकार से आयरलैंड में किस तरीके से किस प्रकार से रेवोल्यूशन हुआ और उस रेवोल्यूशन को ब्रिटिश यानी कि इंग्लिश कल्चर के द्वारा दबा दिया जाता है और फाइनली आयरलैंड को भी ब्रिटिश आइल्स में मतलब कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में मिला दिया जाता है और एक बड़ा ब्रिटिश नेशन बन के हमें सामने देखने को मिल जाता है। और द सिंबल ऑफ न्यू ब्रिटेन, द ब्रिटिश फ्लैग जिसको हम लोग यूनियन जैक बोलते हैं, नेशनल एंथम जिसको गॉड सेव आवर नोबल किंग, यानी वहाँ का जो नेशनल एंथम है वो है गॉड सेव आवर नोबल किंग। द इंग्लिश लैंग्वेज वर एक्टिवली प्रोमोटेड एंड द ओल्डर नेशंस सर्वाइव्ड ओनली एज सबऑर्डिनेशन पार्टनर इन द नेशन। अब जब ऐसा कुछ हो जाता है तो फाइनली अब ब्रिटिश फ्लैग जिसको हम लोग यूनियन जैक बोलते हैं, ब्रिटिश जो नेशनल एंथम था जिसको गॉड सेव आवर नोबल किंग बोलते हैं, और साथ ही साथ ब्रिटेन की यानी इंग्लैंड की जो लैंग्वेज थी इंग्लिश लैंग्वेज वो इन सभी आइलैंड पे क्या करती है, डोमिनेट करती है। और फाइनली जितने भी ये सभी एथनिक ग्रुप थे सबऑर्डिनेट पार्टनर हो जाते हैं इस नेशन के और एक ब्रिटिश आइल्स में बन के देखने को मिल जाता है और फाइनली एक नया देश, एक यूनिफाइड ब्रिटेन हमें देखने को मिल जाता है, जिसमें हम लोग जानते हैं ये यूनियन जैक है, वहाँ का फ्लैग, ये आपका वहाँ का नेशनल एंथम गॉड सेव आवर नोबल किंग, वहाँ की लैंग्वेज, इन सब चीज़ों को इम्पोज कर दिया जाता है और फाइनली इस प्रकार में कन्वर्जन हमें देखने को मिल जाता है। कुछ इस तरीके से हमारा ये चैप्टर था जिसमें हमने पढ़ा कि कैसे ब्रिटेन का यूनिफिकेशन हुआ और उस यूनिफिकेशन को हमने स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन कहा, क्योंकि हम लोग जानते हैं पहले इंग्लैंड था, उसके साथ वेल्स जो है 15वीं शताब्दी से ही मिला हुआ था। उसके बाद जब उसमें एक्ट ऑफ यूनियन 1707 की मदद से एक्ट ऑफ यूनियन 1707 की मदद से स्कॉटलैंड क्या होता है, मिल जाता है। यानी इंग्लैंड में क्या, स्कॉटलैंड 1707 यानी एक्ट ऑफ यूनियन की मदद से वो मिल जाता है तो वो बनता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। क्या बन जाता है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। और बाद में जब आयरलैंड में मिल जाता है तो बन जाता है ब्रिटिश आइल्स। क्या बन जाता है, एक बड़ा ब्रिटिश नेशन। इस तरीके से ब्रिटेन का यूनिफिकेशन हमें देखने को मिल जाता है और ये हमारी कहानी इसी के साथ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली और यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन फाइनली कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे विजुअलाइजिंग द नेशन। क्या पढ़ेंगे, विजुअलाइजिंग द नेशन और इसके बाद नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। एंड चैप्टर आपका 95% कंप्लीट हो चुका है और कल 1 से 2 सेशन में पूरा चैप्टर पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको उस सेशन के सारे पॉइंट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। इसी के साथ सेशन को हम लोग साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीवन। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।